नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। मेरा नाम है अनिरुद्ध और इस पर्टिकुलर वीडियो के माध्यम से मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं हाल ही में पास किए गए इनलैंड वेसल्स बिल 2021 के बारे में। दोस्तों, कुछ ही दिन पहले की ये खबर है आपके सामने है, राज्यसभा पासेस द इनलैंड वेसल्स बिल इन राज्यसभा अमिड दिन। वैसे तो कई सारी चीज़ें चल रही थी उस टाइम पे पार्लियामेंट में, और क्योंकि जो बेसिकली डिबेट है वो पेगासस स्पाईवेयर को लेकर चल रही थी, बट हम उसके बारे में चर्चा यहाँ पे नहीं करने वाले हैं। इंपॉर्टेंट टू नोट ओवर हियर इज कि ये वाला जो बिल है दोस्तों, इसको अब पास करवा दिया गया है, इनलैंड वेसल्स बिल ऑफ 2021। ये हमारे लिए रेलिवेंट क्यों बन जाता है, इसके पीछे कई सारे कारण हैं दोस्तों। सबसे पहले तो इस बिल के जो फीचर्स हैं वहीं पर छुपा हुआ है इसका मेन कारण कि वाई दिस इज सो मच रेलिवेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ज्योग्राफी एंड इकोनॉमी। सबसे पहली बात तो ये थी कि इस नए बिल के माध्यम से जो नियम है और जो कानून है उसको सबसे पहले तो यूनिफॉर्म कर दिया गया है। यानी कि अभी तक क्या था कि भारत के अलग अलग वाटर बॉडीज़ के लिए अलग अलग तरह के नियम दिए जा रहे थे, लेकिन ये वाले कानून के चलते अब एक यूनिफॉर्मिटी ला दी गई है रूल्स में और रेगुलेशंस में, जो कि भारत के इनलैंड वाटरवेज को गवर्न करेंगे और उनके ऊपर जो आवाजाही को भी गवर्न करेंगे, उसके अंदर यूनिफॉर्मिटी को लाया गया है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इस पर्टिकुलर बिल के माध्यम से कोशिश ये करी जा रही है कि किस तरीके से आगे जाकर जो इंडिया के इनलैंड वाटरवेज हैं उसको एक वायबल और एक थ्राइविंग मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट की तरह विकास किया जाएगा, स्पेशली कार्गो की ट्रांसपोर्टेशन के पर्पस के लिए। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो कि मैं मानता हूँ जिसकी वजह से हम इसकी डिस्कशन कर रहे हैं वो ये है कि इन्होंने इनलैंड वाटर्स की डेफिनेशन को काफ़ी ज़्यादा एनलार्ज कर दिया है, इसकी परिभाषा को काफ़ी ज़्यादा ब्रॉडन कर दिया है, और इसके अंदर जो टाइडल वाटर लिमिट है और जो नेशनल वाटरवेज है इनको भी इंक्लूड कर लिया है, जो कि कुछ समय पहले केंद्रीय सरकार के द्वारा घोषित करे गए थे। क्योंकि ये डेफिनेशन को बढ़ा दिया गया है, इसीलिए हम लोग इनलैंड वाटर्स के साथ साथ यहाँ पर नेशनल वाटरवेज की अहमियत और उनकी खासियत को भी समझने वाले हैं। इसी संदर्भ में दोस्तों स्टार्ट करता हूं इस वीडियो को। सबसे पहले बात करूंगा इस बिल के नए फीचर्स क्या हैं, उसके बाद आपके साथ डिस्कस करूंगा नेशनल वाटरवेज का हमारा क्या पोटेंशियल है और क्यों ये वाला बिल नेशनल वाटरवेज के लिए काफ़ी ज़्यादा अहमियत रखता है। दोस्तों, यदि आप लोग इस लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल से कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप लोग मुझसे इस पर्टिकुलर हैंडल के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूँगा, अनअकैडमी के ऊपर चल रहे हैं फ्रीडम ऑफर्स, जिसमें अगर आप लोग 1 साल का सब्सक्रिप्शन परचेज करते हैं तो आपको प्राइस पड़ता है 49,680 का, और ये वाला प्राइस आपको मिलेगा अगर आप लोग यूज़ करते हैं मेरा स्पेशल रेफरल कोड ANI UPSC, जिसके साथ ही में आपको मेरी पर्सनल गाइडेंस भी अवेलेबल हो जाएगी। इसके लिए आपको जाना होगा मेरे टेलीग्राम चैनल पे, जहां पर आपको मेरी व्हाट्सएप की डिटेल्स अवेलेबल हो जाएंगी। दोस्तों ध्यान रखिएगा, इसमें आपको सारी की सारी टेस्ट सीरीज टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करवाई जा रही हैं अनअकैडमी के माध्यम से। ऑल्सो दोस्तों, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कि अभी आने वाले दिनों में केवल 2 महीने के लिए सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, तो उनके लिए अनअकैडमी लेकर आया है एक नया ऑफर, जिसमें 60 दिन का जो आपका कोर्स है वो आपको अवेलेबल करवाया जा रहा है मात्र 15,000 रुपये में, और इसके ऊपर भी आपको अतिरिक्त 10% का डिस्काउंट मिलेगा अगर आप लोग ये वाला रेफरल कोड यूज़ करते हैं ANI UPSC। इसके साथ ही में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की कवरेज और 1 साल के करंट अफेयर्स का राउंड अप भी करवा दिया जाएगा। राइट गाइज, सबसे पहले आपको बता दूं कि ये वाला जो बिल है ये बेसिकली एक पुराने कानून को रिप्लेस कर रहा था। पुराने कानून का नाम क्या था? इनलैंड वेसल्स एक्ट ऑफ 1917। जो 1917 का कानून था ये अंग्रेज़ों के ज़माने में पास किया कानून था, और इस कानून का कुछ ज़्यादा बड़ा पर्पस नहीं था। यानी कि इन्होंने क्या किया था, ये बेसिकली एक ऐसा कानून था जो कि केवल कंसोलिडेशन कर रहा था, लेकिन अगर हम उसकी एप्लीकेबिलिटी की बात करें और उसके पर्पसेस की बात करें तो वो बहुत ही सीमित थे, बहुत ही लिमिटेड थे। अगर आप देखें उस पर्टिकुलर कानून में क्या देखने को मिलता है, उस एक्ट में कुछ कानून थे जो कि रिस्ट्रिक्टिव मूवमेंट ऑफ मैकेनिकली प्रोपेल्ड वेसल्स को एक तरीके से प्रावधान दे रहे थे विद इन द जुरिस्डिक्शन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। लेकिन प्रॉब्लम क्या थी? एप्लीकेबिलिटी बहुत ही लिमिटेड थी, वैलिडिटी ऑफ सर्टिफिकेट्स बहुत ही लिमिटेड थी, स्टैंडर्ड्स नॉन यूनिफॉर्म थे, रेगुलेशंस ऐसे थे जो कि एक स्टेट से दूसरी स्टेट में भिन्न भिन्न रूप से बनाए गए थे। और क्योंकि रेगुलेशंस अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग थे, इसके चलते दिक्कतें क्या आ रही थी कि नेविगेशन यहाँ पे सीमलेस नहीं हो पा रही थी अक्रॉस द स्टेट्स, और जिसके चलते ये वाला जो सेक्टर है इसका विकास अच्छे से नहीं हो पा रहा था। तो उन्हीं कमी पेशियों को यहाँ पे दूर करने के लिए ये नया वाला कानून लाया गया है। इस नए वाले कानून के फीचर्स आपको कुछ तो बता चुका हूँ कि इसमें सबसे पहले तो यूनिफॉर्मिटी लाई गई है, और इनलैंड वाटर्स की जो परिभाषा है उसको और भी चौड़ा कर दिया गया है और भी ब्रॉड कर दिया गया है। लेकिन साथ ही में इसमें कुछ और चीज़ें भी हैं। The bill defines mechanically propelled vessels such as ships, boats, sailing vessels, container vessels and ferries। यानी कि हर तरह की चीज़, फिर भले वो कोई शिप हो, फिर भले वो कोई बोट हो, फिर भले कोई सेलिंग वेसल हो, कोई कंटेनर वेसल हो, या फिर कोई फेरी हो, इन सारी चीज़ों को मैकेनिकली प्रोपेल्ड वेसल्स की परिभाषा में लाया गया है। इसके बाद
जो भी यहाँ पे क्लासिफिकेशन होंगी, स्टैंडर्ड ऑफ डिज़ाइन होगा, कंस्ट्रक्शन होगा, क्रू अकोमोडेशन होगा, ये सारी की सारी चीज़ों के नियम कौन बनाएगा दोस्तों? ये सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बनाए जाएंगे, जो कि अभी तक स्टेट गवर्नमेंट्स के द्वारा बनाए जा रहे थे। तो ये चीज़ अब जो है कंप्लीटली सेंट्रलाइज कर दी गई है। इसके बाद एक सेंट्रल अथॉरिटी और डेटाबेस का भी यहाँ पे प्रावधान दिया गया है। कंस्ट्रक्शन और मॉडिफिकेशन विल रिक्वायर द अप्रूवल ऑफ अ डेजिग्नेटेड अथॉरिटी। सारे के सारे वेसल्स जो हैं इनका पंजीकरण किया जाएगा रिस्पेक्टिव स्टेट्स या फिर यूटीज़ के साथ, और ये पूरा का पूरा इनकी जो मूवमेंट है और इनकी जो आइडेंटिटीज़ हैं दे विल बी लॉग्ड इन अ सेंट्रल डेटाबेस। अगेन जो यहाँ से हमें हिंट मिलता है वो ये मिलता है कि कंप्लीटली जो आपकी मूवमेंट से लेकर के एवरीथिंग तक एक सेंट्रल अथॉरिटी, एक सेंट्रल डेटाबेस के पास डेटा जाया करेगा। अगर बात करें, कुछ और फीचर्स को भी इसमें ऐड किया गया है और ये फीचर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप देखेंगे, नया कानून ये कहता है कि मान लीजिए एक पर्टिकुलर वाटर बॉडी के अंदर कोई एक वेसल है जिसने एक SOS सिग्नल को सेंड किया है। SOS यानी कि कोई डिस्ट्रेस सिग्नल को सेंड किया है। अगर उसके आसपास कोई और बड़ी वेसल है या कोई और मान लीजिए मास्टर वेसल है जो कि उस पर्टिकुलर डिस्ट्रेस सिग्नल को रिस्पॉन्ड नहीं करती है, उस केस में जिस वेसल ने सिग्नल के ऊपर रिस्पॉन्ड नहीं किया उनके ऊपर किसी प्रकार का फाइन भी लगाया जा सकता है। यानी कि हम लोग इस चीज़ को और फॉर्मलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे हम देखते हैं समुद्र में मैरीटाइम कस्टम के रूल्स होते हैं या फिर कई सारे रूल्स ऑन सी होते हैं, उन सारी चीज़ों को हम लोग अब इनलैंड वाटरवेज के अंदर भी लेके आने की कोशिश कर रहे हैं। ये सारी की सारी चीज़ें दोस्तों इस नए बिल के माध्यम से करवाई गई हैं। कुछ और कानून हैं जो कि अगेन बताते हैं कि अगर मान लीजिए कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो नियरेस्ट पुलिस स्टेशन को भी इन्वॉल्व किया जाएगा। सिमिलर टू अगर मान लीजिए किसी समुद्र में एक्सीडेंट होता है तो कोस्टल पुलिस को इन्वॉल्व किया जाता है या नहीं, उसी तरीके से यहाँ पे नियरेस्ट पुलिस स्टेशन को दोस्तों इन्वॉल्व करने का प्रावधान दिया गया है। इतना ही नहीं, जो नया कानून है इट ऑल्सो एम्पावर्स द सेंटर टू प्रिस्क्राइब व्हाट काइंड ऑफ पोल्यूटेंट्स कैन बी डिस्चार्ज्ड इनटू द वाटरवेज। यानी कि हम लोग इनलैंड वाटरवेज का अब एनवायरमेंटल कंजर्वेशन का भी दारोमदार इस पर्टिकुलर बिल के अंदर लेकर आ चुके हैं। ये सारे के सारे प्रोविजंस दोस्तों इस नए बिल के अंदर इंक्लूड करवाए गए हैं। अब ये तो था इस पर्टिकुलर नए बिल के बारे में बातचीत। अगर बात करें कि इसका रिलेशन नेशनल वाटरवेज के साथ क्या है, दोस्तों ध्यान से देखिएगा, इंडिया के पास असल में पोटेंशियल और कैपेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि लगभग 14,500 किलोमीटर के नेविगेबल वाटरवेज हैं जो कि भारत में उपलब्ध हैं, विच कंप्राइजेज ऑफ रिवर्स, विच कंप्राइजेज ऑफ कैनाल्स, बैक वाटर्स एंड क्रीक्स वगैरह वगैरह। और इन्हीं चीज़ को कंसोलिडेट करने के लिए 2016 की बात है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा एक एक्ट पास किया गया था, नेशनल वाटरवेज एक्ट ऑफ 2016, जिसमें कि गवर्नमेंट ने 111 इनलैंड वाटरवेज को नोटिफाई किया था। लेकिन ख़राब बात क्या है कि उन 111 इनलैंड वाटरवेज में, क्योंकि अभी तक इनलैंड जो वेसल्स का बिल था उसमें आपको नॉन यूनिफॉर्मिटी देखने को मिल रही थी, आप सारे के सारे इनलैंड वाटरवेज को इस्तेमाल नहीं कर पा रहे थे। आज की डेट में केवल 13 ऐसे नेशनल वाटरवेज हैं जो कि ऑपरेशनल हैं फॉर शिपिंग पर्पसेस एंड नेविगेशन एंड द कार्गो पैसेंजर पर्पसेस, क्योंकि बिकॉज ऑफ द शॉर्टकमिंग्स ऑफ द इनलैंड वेसल्स बिल जो कि अभी तक एग्जिस्ट कर रहा था। लेकिन क्योंकि अब नया बिल आ चुका है तो यहाँ पर ऐसा माना जा रहा है कि ये 111 के 111 जो नेशनल वाटरवेज हैं इनको हम लोग बेसिकली इस्तेमाल कर पाएंगे। ये लिस्ट आपके सामने है, दिखाई जा रही है कौन से वो 1 से लेकर 13 के वाटरवेज हैं जिनको कि इंडिया आज की डेट में इस्तेमाल कर रहा था, लेकिन आगे जाके हमारा जो पोटेंशियल है वो काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल हो सकता है, बिकॉज हम लोग अब चीज़ों में यूनिफॉर्मिटी को ले आए हैं। दोस्तों नेशनल वाटरवेज के बारे में बात करें, इनको गवर्न करने वाली जो अथॉरिटी का नाम है, जिसका नाम है इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग के अंडर काम करती है। और भारत में चलने वाले जो नेशनल वाटरवेज हैं इनका जो डेवलपमेंट हुआ है ये वर्ल्ड बैंक की सहयोग की वजह से हुआ है। दो शब्द इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बारे में, इसका मुख्यालय दोस्तों नोएडा में लोकेटेड है और इसकी जो स्थापना है 1986 में करी गई थी और ये बेसिकली भारत में इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट की डेवलपमेंट और मेंटेनेंस का काम देखती है। आगे अगर बढ़ते हैं, सवाल ये भी आता है कि वाई नेशनल वाटरवेज आर ऑलवेज द चोजन मोड। दोस्तों कई सारे कारण हैं, एनवायरमेंटल फ्रेंडली तो है ही है, लेकिन साथ में बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकल भी माने जाते हैं। इनफैक्ट वर्ल्ड बैंक से लेकर दुनिया की बड़ी बड़ी कंट्रीज़ हैं वो भी इनलैंड वाटरवेज का काफ़ी अच्छे तरीके से इस्तेमाल करती हैं फ्रेट मूवमेंट के लिए। अगर इसकी इकोनॉमिक्स की बात करूँ, गवर्नमेंट स्टडी ये कहती है कि अगर आप 1 लीटर ऑफ फ्यूल यूज़ करते हैं तो दोस्तों सड़क के ऊपर 1 किलोमीटर के ऊपर आप केवल 24 टन के माल को मूव कर पाएंगे। रेलवे के ऊपर 1 लीटर ऑफ फ्यूल के माध्यम से 1 किलोमीटर के ऊपर आप 95 टन ऑफ जो माल है उसको मूव कर पाएंगे। वहीं इनलैंड वाटरवेज के ऊपर 1 लीटर फ्यूल के माध्यम से 1 किलोमीटर की दूरी के ऊपर आप लोग 215 टन का जो माल है उसको मूव कर पाएंगे।
क्लियरली ये बहुत ही ज़्यादा इकोनॉमिकल चीज़ है जो कि इनलैंड वाटरवेज आपको ऑफर करते हैं। अगर इसको और समझना है पैसों के माध्यम से, टू मूव अ टन ऑफ कार्गो ओवर अ किलोमीटर रेलवेज में आपको चाहिए ₹1.36, हाईवे पे आपको चाहिए ढाई रुपये, और इनलैंड वाटरवेज में आपको चाहिए ₹1.06। यानी कि क्लियरली इनलैंड वाटरवेज आपका चोजन तरीका है, इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा सस्ता आपको पड़ सकता है। यही सब कारणों की वजह से ये वाला जो नया बिल है ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बिल माना जा रहा है जो कि आगे जाके हमारे इनलैंड वाटरवेज को रेवोल्यूशनाइज कर सकता है। और यहीं पे दोस्तों माना जाता है कि क्योंकि अभी तक हमने केवल 13 नेशनल वाटरवेज को ऑपरेशनलाइज किया है, आगे जाकर इस पर्टिकुलर बिल के माध्यम से जो टोटल 111 नेशनल वाटरवेज हैं उसका हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि आज के टाइम पे हमारा जो पोटेंशियल है वो केवल 55 मिलियन टन को कैरी करने का है। ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकता है। वी कैन इवन टच 10 टाइम्स दी वॉल्यूम थ्रू इनलैंड वाटरवेज अगर ये वाला बिल जो है ये अच्छे से काम करने लग जाता है। दोस्तों आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। आप क्या सोचते हैं विद रिस्पेक्ट टू दिस पर्टिकुलर बिल ऑफ इनलैंड वेसल्स 2021। जाने से पहले एक बार फिर से आपको बता दूं, अनअकैडमी का जो ऑफर है दोस्तों, किसी भी टाइम पे प्राइसेस बढ़ सकते हैं, और अनअकैडमी आपके लिए लेकर आया है 2+1 का ऑफर, जिसमें अगर आप लोग 2 साल का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 1 साल का सब्सक्रिप्शन कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा। इसमें दोस्तों अनअकैडमी के कई सारे बैचेस हैं जिसमें आप लोग एनरोल कर पाएंगे, जिसमें इंडिया के टॉप एजुकेटर्स आपको पढ़ाएंगे, दिल्ली की टॉप फैकल्टी आपको पढ़ाएगी, और कई सारे IAS IPS ऑफिसर्स भी आपकी जर्नी में आपके साथ रहेंगे। मेरे द्वारा भी आप लोग इन सारे के सारे बैचेस को एक्सेस कर पाएंगे, विच इंक्लूड साइंस एंड टेक, विच इंक्लूड्स इंडियन ज्योग्राफी, विच इंक्लूड्स इंडियन पॉलिटी, एंड ऑल्सो दी कोर्स ऑन जियोमॉर्फोलॉजी। ऑल्सो दोस्तों अनअकैडमी कॉम्बैट में हिस्सा ले सकते हैं आने वाले रविवार के दिन, एंड हमारी फ्री टेस्ट सीरीज को भी आप लोग जाके ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।